नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज मनमानी तरीका अपना रहे हैं, ऐसा लगता है कि उनके दिमाग में जो चल रहा है वही कानून है। वो जो सोच रहे हैं वही कानून का अगला अध्याय है और जो वो फैसला ले रहे हैं वो कानून के दायरे में रहे या न रहे, लेकिन उसे नया कानून बना दिया जाए। संविधान की व्याख्या करना जिनका मेन काम है, महत्वपूर्ण काम है, उन्होंने संविधान की व्याख्या के बजाय अपने दिमाग से व्याख्या करना शुरू कर दिया है। यह अरविंद केजरीवाल के जमानत को लेकर जो सुनवाई चली, जो हंगामा हुआ, उसमें देखने को मिला। और इसलिए सरकार के तरफ से यानी ईडी के तरफ से जो वकील वहां पर गए हुए थे, उनको पता था कि सुप्रीम कोर्ट के दो जजों के दिमाग में क्या चल रहा है, वो किस दिशा में ले जाने की कोशिश इस मामले को कर रहे हैं। और यही वजह है कि एएसजी एसवी राजू के साथ साथ तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को मैदान में उतरना पड़ा। और जिस तरीके से उन्होंने कानून का असली पाठ सुप्रीम कोर्ट के दो जजों को पढ़ाया है, यह हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई के दौरान किए गए बहस में एक मील का पत्थर साबित होगा। क्योंकि जो तर्क था वो तर्क केवल केजरीवाल के लिए नहीं है, बल्कि उन सारे राजनेताओं, सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन, करप्ट लोगों के लिए है जो अपने आप को हिंदुस्तान में एक विशेष अधिकार पाने वाले व्यक्ति के तौर पर प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। यह उन सब के लिए है जो अपने आप को प्रधानमंत्री परिवार का समझते हैं, यानी कि जो सोचते हैं कि मेरे बाप, मेरे दादा, मेरे दादी, मेरे नानी, कोई भी प्रधानमंत्री रहा है, आगे हम भी प्रधानमंत्री बनेंगे, इसलिए मुझे विशेष अधिकार दिया जाना चाहिए। यानी बात गांधी नेहरू परिवार की है, जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी दोनों जमानत पर बाहर निकले हुए हैं, जिनको जमानत देने के पहले जजों के दिमाग में शायद यही बात आई होगी कि ये तो बड़े परिवार से हैं, ये ऐसे राजनीतिक घराने से हैं, इनको जेल के अंदर डाल दो तो अपोजिशन ही खत्म हो जाएगा। ये तर्क जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई में हो रही थी, वो यही दिखाई पड़ता है कि वो सारे लोगों के लिए एसजी तुषार मेहता ने एक नजीर पेश की है, जो अपने आप को स्पेशल कैटेगरी का, स्पेशल क्लास का समझते हैं और उनके खिलाफ इन्होंने जजों के दिमाग को हिला दिया। वो व्यक्ति जो कि किसी स्टेट का मुख्यमंत्री हो, यूनियन टेरिटरी का मुख्यमंत्री हो, या वो व्यक्ति जो किसी स्टेट में मंत्री हो, केंद्र में मंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, हर व्यक्ति के लिए कानून एक होता है, यही दिखाने की कोशिश की गई। अब लालू प्रसाद यादव के परिवार के लोग ये नहीं सोच सकते कल हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे, हमारे खिलाफ जो मुकदमे चल रहे हैं अगले 10 सालों के लिए छोड़ दो, 5 सालों के लिए छोड़ दो, उस समय हम जमानत पर बाहर रहकर हर सुविधाओं का उपयोग करते रहे। राहुल गांधी तो ये सोच ही रहे हैं और इसीलिए 18 मुकदमे राहुल गांधी के खिलाफ चल रहा है। उसमें एक मुकदमा तो करप्शन का भी है, नेशनल हेराल्ड का, लेकिन फिर भी जमानत पर बाहर है। एक मुकदमा ऐसा है जिसमें इनको सजा मिल गई है, 2 साल की सजा, फिर भी जमानत पर बाहर है। ये जमानत का, ये जो बेल का खेल है, इस बेल के खेल में आईना दिखाया एसजी तुषार मेहता ने जस्टिस दीपांकर दत्त और जस्टिस संजीव खन्ना को, जो कि ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कि केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी नहीं, बल्कि यही दोनों जज साहब हैं। क्योंकि इस पूरे मामले को समझिए, यह मामला सुप्रीम कोर्ट में क्यों गया। केजरीवाल ने जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की तो कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं था कि वो अंतरिम जमानत चाहता है। वह केजरीवाल के वकील से जब सुप्रीम कोर्ट के इन्हीं दोनों जजों ने पूछा कि आप जो लीगलिटी पर
वैधता पर सवाल उठा रहे हैं, उसके बदले आप जमानत के लिए अपील क्यों नहीं करते? तो उस समय इनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने ही कहा था कि जमानत की बात तब होगी जब हम इसके लीगल पक्ष को समझेंगे, यानी गिरफ्तारी की वैधता पर सवाल जो अभी नीचे की अदालत से हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है, जब तक हम ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट ना सुन ले, फैसला ना सुन ले कि ये जो गिरफ्तारी हुई है वो वैध तरीके से हुई है, कानूनी तरीके से हुई है, तब तक हम जमानत के लिए नहीं जाएंगे। क्योंकि एक बार जमानत के लिए चले गए तो फिर बार बार रिजेक्शन के बाद केवल जमानत पर बात करनी होगी। यहां तो ये पूरे मामले को ही खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब ये बात अभिषेक मनु सिंघवी ने खुद कही केजरीवाल की तरफ से, तो इन दो जज साहब को क्यों ऐसा लगा कि ऐसे माहौल में, जबकि ये सुनवाई लंबी चलेगी, कानूनी प्रक्रिया है, तो ऐसे समय में हम ये मानकर चले कि इस बीच चुनाव के समय बेल दिया जाना चाहिए अरविंद केजरीवाल को, इंतरिम बेल, इंतरिम जमानत देकर हमें उन्हें बाहर खुला छोड़ देना चाहिए। ये बातें पिछली सुनवाई में हुई, उससे पहले की सुनवाई में ये इंडिकेशन दिया गया कि हम उस पहलू पर सोच सकते हैं। उस समय भी एसवी राजू ने कहा था कि ये सुनवाई जमानत के लिए हो नहीं रही है, फिर हम उस दिशा में क्यों जाएं। और जब ये सोचने को मजबूर किया गया तो फिर एसजी तुषार मेहता को मैदान में उतरना पड़ा। अभी तक वो एक्साइज पॉलिसी के केस में किसी ईडी के तरफ से कहीं भी वो पेश नहीं हुए, वो जाकर अपनी दलील प्रस्तुत नहीं की, क्योंकि ये एएसजी एसवी राजू ही दे रहे थे और उनके पास टेक्निकल सारी जानकारी है। वो केस की पूरी फाइल तैयार करके गए और ये मान कर गए कि हर पहलू पर, यानी इन्वेस्टिगेशन के एक एक छोटे छोटे पहलुओं को वो जानते हैं, इसलिए टेक्निकल आधार पर जो अपराध है उस अपराध के आधार पर अगर सुप्रीम कोर्ट में भी अभिषेक मनु सिंघवी क्या जज भी सोच ले तो फिर जमानत नहीं लेने देंगे। लेकिन जब विचारधारा की बात हो, जब अवधारणा निर्माण करने की बात हो, तो उसके लिए तो तर्क देना पड़ेगा दूसरे दिशा में, उनको आईना दिखाना पड़ेगा कि आप ये गलत कर रहे हैं। आप जमानत दे सकते हैं, आपके पास ऑथोरिटी है, लेकिन आपको जमानत देना चाहिए या नहीं चाहिए, इस बात को तो हम उठाएंगे और लोगों को यह पता होना चाहिए कि कानून के हिसाब से क्या है, कानून क्या कहता है। जज साहब क्या सोचते हैं ये कानून नहीं है, जज साहब क्या बोलते हैं, क्या टिप्पणी करते हैं ये कानून नहीं है। जज साहब जब कानून की व्याख्या के संदर्भ में वो बात बोलते हैं तो उसे कानून की व्याख्या कहा जा सकता है। और इसलिए एसजी तुषार मेहता उतरे और उन्होंने केवल और केवल यही बात पर तर्क दिया कि क्या विशेष वर्गों के लिए, क्या किसी व्यक्ति विशेष या समुदाय विशेष को कानून में विशेष तवज्जो दी जाएगी, विशेष सुविधाएं दी जाएगी। उनके अपराध नहीं बल्कि उनके कामों के आधार पर उन्हें जेल में डालने या जमानत देने पर फैसला होगा। और यही बात वहां पर उठी कि अगर अरविंद केजरीवाल ये जो जमानत की बात आप कर रहे हैं वो चुनाव से जुड़ा हुआ है, तो कोई भी व्यक्ति ऐसा बता दीजिए हिंदुस्तान के अंदर जो अपराध करता है और उस अपराध के कारण जो उसे सजा मिलती है, उससे किसी वर्ग विशेष, उसके परिवार, उसके समुदाय, किसी को कोई नुकसान नहीं झेलना पड़ता। एक छोटा सा, एक सबसे निचले स्तर की बात परिवार से करते हैं, तो अगर कोई अपराधी है और उसे सजा मिल गई है, वो जेल के अंदर है, तो क्या कानून में कोई ऐसी व्यवस्था है कि अगर किसी परिवार के मुखिया को जेल जाना पड़ गया, उसके कुकर्मों की सजा उसके परिवार वालों को मिलती है, उसके बीवी बच्चे संघर्ष करते हैं सरवाइव करने के लिए, तो ऐसी व्यवस्था नहीं है कि इस आधार पर उसे जमानत दिया जाए या उसे छोड़ दिया जाए कि उसके परिवार की जिम्मेदारी सिर्फ उसी के कंधों पर है, तो वो परिवार के लिए जिम्मेदार है, वो भूखा मर जाएगा उसका परिवार, इसलिए जमानत दे देनी चाहिए। या फिर कारपोरेट हाउसेस की बात करते हैं, करप्शन में सैकड़ों हजारों करोड़ के ये घोटाले करने वाले सारे के सारे एक कारपोरेट हाउस को चलाने वाले होते हैं, उनके खिलाफ मामला गया, वो जमानत के लिए क्या ये कह सकते हैं कि अगर हमने
जमानत नहीं ली, हमें जमानत नहीं दी गई, तो मेरा पूरा का पूरा बिजनेस चौपट हो जाएगा और इससे हजारों हजार लोग, यहां तक कि कहीं कहीं लाखों लोग की नौकरियां चली जाएगी और उससे हजारों लाखों घर प्रभावित होंगे। क्या इसको आधार बनाया जा सकता है किसी की जमानत के लिए? ये बड़ी बात है कि एक किसान अगर कोई अपराध करता है और वो जेल जाता है तो क्या फसल के समय वो बीज दिखाकर ये कह सकता है कि एक ही हार्वेस्टिंग सिस्टम है और हमें ये हार्वेस्टिंग सीजन में बाहर जाना पड़ेगा क्योंकि हमें जरूरत है कृषि कार्य करने की और उस समय उस आधार पर आप जमानत दे देंगे? ये ऐसी बातें थी जिसमें उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल के नेताओं की बात करते हैं और पॉलिटिक्स को ऐसे आप लोग हर समय हर सुनवाई के दौरान राजनीतिक दलों के नेताओं को नसीहत देते हैं और ये कहते हैं कानून सबके लिए बराबर, कानून सबके लिए बराबर। लेकिन ये कौन सा अवधारणा निर्मित कर रहे हैं कि आप एक पॉलिटिकल क्लास को अलग रख रहे हैं और ये बता रहे हैं कि इनके लिए चुनाव जरूरी है, इसलिए जमानत दी जानी चाहिए। अगर अपराध की गंभीरता, उनके खिलाफ सबूत और अरविंद केजरीवाल के सबूत के आधार पर आप ये मानते हैं कि इसे जमानत मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, वो एक अलग इशू है। लेकिन चुनाव को आधार बनाकर, चुनाव हिंदुस्तान में कभी खत्म नहीं होता। आप कह रहे हैं 5 साल में एक बार जनरल इलेक्शन आता है, लेकिन अभी जमानत की बात हो रही है। कुछ समय के बाद दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होने वाला है 2025, यानी कि दिसंबर 2024 से उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उससे पहले कैंपेन की बात होगी। ये तो यहां का मुख्यमंत्री है और पार्टी की स्थिति दिल्ली में ही मेन है, तो ऐसे समय में कहा जाएगा कि हमें 6 महीना का वक्त चाहिए, हम जेल नहीं बल्कि कैंपेन करेंगे। ये तर्क जज साहब की तरफ से नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो स्थितियां दिख रही थी उसमें तुषार मेहता बात कर रहे थे और दोनों जज साहब जो थे वो अभिषेक मनु सिंघवी की जगह वो खुद ही उनसे तर्क कर रहे थे। ये गलत परंपराएं हैं। अगर जज साहब को लगता है कि तुषार मेहता अगर कुछ बोल रहे हैं वो लॉजिकली सही नहीं है, तो उन्हें अभिषेक मनु सिंघवी को मौका देना चाहिए कि आप बताइए इनके तर्कों के तोड़ आपके पास है कि नहीं। आप खुद जजशिप हो लेकर आप जज की कुर्सी पर बैठकर उनके तर्कों को तोड़ मरोड़ नहीं सकते, ये उनसे आप जिरह नहीं कर सकते। वो बोल रहे हैं किसके तरफ से? ईडी के तरफ से। जो उनको जवाब दिया जाएगा वो जवाब है अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से, और दोनों में जो अपने जोरदार तर्क वकील दे सकते हैं, आपको उनकी बात सुननी चाहिए कानून के अनुसार, न कि आप खुद ही वकील बनने की कोशिश करें। ऐसा केजरीवाल के मामले में देखा गया, क्योंकि ये स्थितियां सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में चल रही है, बड़े तरीके से चल रही है। ये छोटा मोटा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर प्रेशर होता है। पिछले दिनों में जब यही 2 जजों की बेंच में जमानत की याचिका दायर की गई थी, तो उसके बाद अगले दिन जैसे ही जमानत की याचिका पर 2 जजों की बेंच बैठी, जिसमें संजीव खन्ना और दीपांकर दत्त थे, तुरंत ही विड्रॉ कर लिया गया कि अगली सुनवाई में हम करेंगे, क्योंकि ये सिलेक्टिव तरीका रोस्टर में देखा जाता है कि हम किस जज के बेंच में जा रहे हैं। ये प्रेशर इन दोनों के ऊपर भी होता है और ये सामान्य स्थिति नहीं है, क्योंकि जो पूर्व जज हैं वो भी ये बात कह रहे हैं। और पिछले दिनों इसी बात को लेकर 21 पूर्व जजों ने एक लेटर लिखा था सुप्रीम कोर्ट को और उसमें बात कही थी। 21 पूर्व जज मतलब ऐसा नहीं है कि मजिस्ट्रेट कोर्ट के जज थे, इसमें जज थे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के। 4 जज तो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो चुके थे, जिसमें दीपक वर्मा, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस माहेश्वरी, ये 4 जज जो थे वो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जज हैं और 17 जज जो हाई कोर्ट से रिटायर हो चुके हैं। ये सारे 21 पूर्व जजों ने एक लेटर लिखा था जिसमें कहा गया था कि अभी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, इन दोनों को प्रेशर पॉलिटिक्स के अंदर रखा जा रहा है। स्वतंत्र विचार यहां पर दिख नहीं रहे हैं। बाहर में अपोजिशन पार्टी के नेता ये दबाव बनाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज अगर उनके खिलाफ फैसला दे दे तो ये सिलेक्टिव तरीका से उनकी आलोचना करने लगते हैं। जब उनके पक्ष में फैसला हो जाए तो ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का इस्तेमाल राजनीति के लिए करते हैं कि देखो सरकार ने गलत किया था, सुप्रीम कोर्ट ने सही काम किया और हमें न्याय मिल गया है। इसके पहले
600 वकीलों ने इसी तरह का लेटर लिखा था और सुप्रीम कोर्ट के जज साहबों को बताया था कि यहां प्रेशर की राजनीति नहीं होनी चाहिए, दबाव में आपको नहीं काम करना चाहिए, बल्कि स्वतंत्र तरीके से आपको देखना चाहिए मामले की गंभीरता, कानून का स्तर और कानूनी तरीके से ही किसी को इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन केजरीवाल के मसले पर जिस तरीके से रिजिडिटी दिखाई दी और एसजी तुषार मेहता ने जो तर्क दिए, जोरदार तरीके से दो जजों के पसीने छूट रहे हैं और यही बड़ी वजह है कि आगे केजरीवाल को तत्काल अगली तारीख नहीं दी गई। इन दोनों को सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि क्या हम मामले को कोई अलग दिशा तो नहीं ले जा रहे। जो खबरें छप रही है, जो लोगों के अंदर बातचीत हो रही है, उसमें तुषार मेहता का तर्क तो ज्यादा प्रभावशाली दिख रहा है। हमारी बातें, हमारे दिशा, हमारे सुनवाई के तरीके अलग दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि सच तो यही है कि केजरीवाल के वकील ने जमानत की बात की ही नहीं थी। जमानत की बात तो हम लोगों ने निकाल दिया और कोर्ट में चुनाव की बात नहीं होती है। यह दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कहा कि जब अरविंद केजरीवाल की तरफ से बार बार कहा गया कि यह पॉलिटिक्स है, यह राजनीति है, इनको जिनको गवाह बनाया गया वो सारे राजनीति से जुड़ गए हैं। शरद चंद्र रेड्डी जो है वो इनको डोनेशन देता है कि मंगूटा रेड्डी उसको टिकट मिलता है भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी पार्टी टीडीपी की तरफ से। लेकिन हाई कोर्ट में ये बातें नहीं हुई। हाई कोर्ट के जज ने सीधे तौर पर कहा, हाई कोर्ट में पॉलिटिक्स नहीं, हम सिर्फ एविडेंस के आधार पर इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। राजनीतिक बातें यहां नहीं चलेगी, यह राजनीति का मंच नहीं है। लेकिन आखिरकार सुप्रीम कोर्ट जाते जाते यह राजनीतिक मंच की तरह उपयोग कैसे होने लगा, यही सवाल उठ रहा है। और इस बेल के खेल को खत्म करने के लिए आगे व्यवस्था की जानी चाहिए और इस पर सोच विचार किया जा रहा है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज ये बोलते हैं कि आप 1.5 साल से क्या कर रहे थे इन्वेस्टिगेशन, ये सवाल तो सुप्रीम कोर्ट में भी उठता है कि आप लोग क्या कर रहे हैं जब 69,000 मामले 10 साल से पेंडिंग पड़े हुए हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं जब नीचे से ऊपर तक सारे मुकदमों को देखा जाए तो 6 लाख से ज्यादा मुकदमे 10-10, 15-15 साल से पेंडिंग पड़े हैं और उसका निपटारा नहीं हो रहा है। सवाल तो आपसे भी पूछा जा सकता है कि 70,000 मामले इतने सालों से लंबित क्यों पड़े हैं, आप दिन रात एक करके उस पेंडिंग केस को क्यों नहीं निपटाते। लेकिन सवाल नहीं पूछा जा रहा है, अब पूछा जाएगा, अब किया जाएगा। अब छुट्टियों पर चर्चा होगी, जज साहब के पूरे छुट्टियों का हिसाब रखा जाएगा, कोलेजियम पर चर्चा होगी और जमानत कितने समय के लिए हो इसकी भी चर्चा होगी। क्योंकि राहुल गांधी, सोनिया गांधी की तरह 12-12 सालों से किसी मामले में जमानत लेकर घर पर बैठकर सारी सुविधाओं का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, ये बात उठ रही है। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर इतने जोरदार चर्चा हो रही है, हंगामा चल रहा है, जिससे कि जज साहब को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि हम क्या अपोजिशन पार्टियों के लिए एक टूल्स का काम करते हैं, एक हथियार बनते हैं। और अगर वो हथियार बन रहे हैं तो इस पर विचार करें और उस दायरे से बाहर आकर सिर्फ कानून का पालन करें। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।